चार दोस्त अमन, विक्रम, नीरज और शिवेंद्र गुरुग्राम में रहते हैं। ये चारों ही एक मिडिल क्लास परिवार के सदस्य हैं। जहां अमन और नीरज के घर का वातावरण धार्मिक है, वहीं शिवेंद्र और विक्रम के घर पूजा पाठ केवल बड़े त्योहारों तक सीमित है। अमन को नई नई जगहों और ऐतिहासिक स्थानों पर घूमना और उनके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आज भी ये चारों दोस्त अमन के बताए हुए दिल्ली के किले जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह 6 बजे 2 मोटरसाइकिल पर ये चारों दोस्त अपनी मंजिल दिल्ली के किले की ओर निकल पड़े। गुरुग्राम से दिल्ली की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। रास्ते में सुंदर दृश्य और एक ताजगी भरी हवा का एहसास हो रहा था। पेड़ पौधे, हरियाली और ठंडी हवाएं जैसे मन को शांति प्रदान कर रही थीं। चारों दोस्त हंसी मजाक करते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक स्थान आया जहां हजरत मियां बाबू की दरगाह थी। ये दरगाह क्षेत्र में बेहद प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त थी। जितना मनोरम यहाँ का नज़ारा दिन में होता है, उतना ही ये रास्ता रात में वीरान और सुनसान हो जाता है। यहाँ आकर चारों दोस्तों ने थोड़ा विश्राम लिया और फिर किले की ओर बढ़ने लगे। किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे और चढ़ाई थोड़ी कठिन थी। फिर भी चारों दोस्त मस्ती करते हुए और रास्ते की खूबसूरती का आनंद लेते हुए किले तक पहुंच गए। किले के पास पहुंचकर राज ने कहा, यह किला तो एक ऐतिहासिक धरोहर जैसा है। जब चारों ने किले को देखा तो अमन का चेहरा खुशियों से खिल उठा। वह किले के इतिहास के बारे में बहुत जानता था और अब वह इसे करीब से जानने के लिए और भी उत्साहित था। लेकिन विशाल और सुरेश ने इसे केवल पुराने पत्थरों का ढेर समझा। वे बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थे, पर नीरज इस किले में रुचि दिखता हुआ अमन के पास जाकर उससे इस किले का इतिहास और इसकी विशेषता बताने को कहता है। चारों दोस्त किले के बाहर एक पत्थर पर बैठ जाते हैं और अमन कहना शुरू करता है, ये किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। किला बलुआ पत्थर की चट्टान पर ऊंचाई पर खड़ा है। यहाँ ऊंची दीवार और बुर्ज किले को और दिलचस्प बनाते निर्माण है। किले के चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवारें हैं। इन दीवारों के 9 द्वार व 13 बुर्ज हैं। अमन एक साइन बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहता है, यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। इसे क्षति पहुंचाना या इसके वास्तविक स्वरूप से छेड़छाड़ करना दंडनीय अपराध है। ऐसा इस बोर्ड पर लिखा है, तो हम में से कोई भी यहाँ की किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। खास तौर पर तुम दोनों, विक्रम और शिवेंद्र की ओर उंगली दिखाकर कहता है। दोनों ही अपनी गर्दन हिलाकर अमन को अपनी ओर से निश्चिंत करते हैं। विक्रम और शिवेंद्र किले को अब तक 2 बार पूरा घूम चुके हैं, पर अमन और नीरज अभी केवल आधा किला ही देख पाए हैं। वे बहुत बारीकी से इस किले के भव्य इतिहास को समझते हुए इसे करीब से जानने की कोशिश कर रहे थे। पर अब तक विक्रम और शिवेंद्र को भूख लगाती है और वे दोनों अमन और नीरज से बहुत परेशान हो बार बार उन्हें नीचे चलने को कह रहा था। पर अमन और नीरज को तो मानो भूख और प्यास थी ही नहीं। वे सिर्फ किले को नजदीक से जानने के लिए उत्सुक थे। दोपहर अपने अंतिम पड़ाव पर थी और शाम अपनी छठा बिखेरने को आतुर हो रही थी। विक्रम और शिवेंद्र का सब्र अब जवाब दे चुका था और वे अमन से कहकर नीचे उतरने लगते हैं। अमन ने भी सूरज को ढलते देखकर नीरज से कहा, शाम के 5 बजने वाले हैं। अभी नीचे उतरने में भी कम से कम 1 घंटा लगेगा। चलो हम भी नीचे की ओर चलना शुरू करते हैं ताकि रात होने से पहले दरगाह तक पहुंच सकें। अमन नीचे आकर देखता है कि विक्रम और शिवेंद्र दरगाह के सामने चाय नाश्ते की दुकान पर चाय की चुस्की ले रहे हैं। नीरज ने भी दुकान पर आकर अपने और अमन के लिए 2 चाय ऑर्डर कर दी और विक्रम और शिवेंद्र के पास जाकर बैठ जाता है। चारों इधर उधर की बातें करते हुए चाय की चुस्की का लुत्फ उठा रहे हैं। विक्रम के पेट में चूहे कूद रहे हैं, पर यहाँ खाने के लिए कोई व्यवस्था न देखकर उसने और शिवेंद्र ने गुरुग्राम से 20 किलोमीटर पहले पड़ने वाले एक ढाबे पर खाना खाने का प्लान बनाया। चारों दोस्त यहाँ से निकलने के पहले दरगाह पर हाजिरी देते हैं। दरगाह से गुरुग्राम की ओर निकलते निकलते अब दिन पूरी तरह ढल चुका था। रात का अंधेरा किसी भी वक्त अपने चरम पर पहुंचने वाला था। कहने को तो अभी सिर्फ शाम के 7 बजे थे, पर पहाड़ी और जंगल में अंधेरा जल्दी घिराता है और आज अमावस्या की काली अंधेरी रात थी। ये चारों दोस्त अपनी वर्तमान रिहाइश गुरुग्राम की ओर अपनी मोटरसाइकिल से सफर कर रहे थे। करीब आधे घंटे चलने के बाद शिवेंद्र की गाड़ी 2-3 झटके के साथ बंद हो जाती है। नीरज और अमन अपनी गाड़ी शिवेंद्र के पास लगाकर पूछते हैं, क्या हुआ? शिवेंद्र कहता है, पेट्रोल खत्म हो गया है, शायद जल्दबाजी में डलवाना भूल गया था।
अमन चिंतित होकर कहता है, ये तो गलत हुआ। अब इस जगह इतने बजे पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? फिर कुछ सोचकर उसने नीरज को अपनी गाड़ी का पेट्रोल देखने के लिए कहा। नीरज पेट्रोल टैंक को चेक करते हुए कहता है, मेरी गाड़ी में भी ज्यादा पेट्रोल नहीं है, पर इतना तो है कि हम किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकें। सुरक्षित स्थान का नाम सुनकर विक्रम और शिवेंद्र उन्हें उस गुरुग्राम मोड़ पर पड़ने वाले ढाबे के बारे में बताते हैं, जिसे अमन और नीरज ने भी पहले से देखा हुआ है। अब चारों अंदाजा लगाते हैं कि उनकी वर्तमान स्थिति से वह ढाबा कितनी दूर है। ढाबे की दूरी का अंदाजा लगाकर नीरज अपनी गाड़ी का कुछ पेट्रोल विक्रम की गाड़ी में डाल देता है, जिससे वे चारों ढाबे तक पहुंच सकें। ढाबे पर पहुंचकर कुछ न कुछ व्यवस्था कर लेंगे, ऐसा सोचकर चारों आगे निकलते हैं। पर पेट्रोल को एक गाड़ी से निकालकर दूसरी में डालने के चक्कर में बहुत सारा पेट्रोल नीचे गिर जाता है और साथ ही रात भी काफी हो जाती है। पेट्रोल अब दोनों ही गाड़ियों में कम था और उन चारों का ढाबे की दूरी का अंदाजा भी गलत साबित हुआ। ढाबे से करीब 2 किलोमीटर दूर ही पहले एक गाड़ी का और फिर दूसरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वे चारों इस समय अमावस्या की काली रात में सुनसान सड़क पर जंगल के बीच में खड़े हुए थे। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सभी की चिंताएं बढ़ने लगी थीं। विक्रम और शिवेंद्र को डर लगने लगा था। अभी तक एक भी गाड़ी उन्हें नहीं मिली थी और न ही आसपास किसी बस्ती के होने का कोई अंदेशा था। अमन शांति को भंग करते हुए बोला, इस समय यहाँ इस वीरान और सुनसान जगह पर खड़े रहने से तो अच्छा है कि हम ढाबे तक गाड़ी को धकेल कर ले चलें। शायद वहां हमें कोई मदद मिल जाए। सही कहा, और हो सकता है वहां हमारे मोबाइल पर नेटवर्क भी मिल जाए, तब हम किसी तरह मदद की उम्मीद कर पाएंगे। नीरज ने अमन की बात का समर्थन करते हुए कहा। बाकी दोनों दोस्त भी अमन की बात का समर्थन करते हुए पैदल ही गाड़ी को धक्का लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें झींगुर और कई प्रकार के पतंगों की आवाजें आ रही थीं, जो इस माहौल को और भी ज्यादा डरावना बनाने का काम कर रही थीं। करीब 40 से 45 मिनट तक चलते चलते ढाबा दिखाई देने लगा। अगले 5 मिनट बाद ही चारों दोस्त ढाबे पर थे। अपनी गाड़ियों को ढाबे के सामने लगाकर सामने पड़ी खाट पर आराम से बैठ गए। तकरीबन 15 मिनट बाद रास्ते की थकान कुछ कम होने पर विक्रम ढाबे के नौकर को आवाज देने लगा, पर ढाबे के अंदर से किसी ने भी उनकी आवाजों का उत्तर नहीं दिया। शिवेंद्र ढाबे की तरफ देखते हुए बोला, लगता है इस समय तक सभी लोग ढाबा बंद करके चले जाते होंगे, पर किसी को तो ढाबे और यहाँ के सामान की सुरक्षा के लिए रखा होगा। विक्रम ने शिवेंद्र की बात को काटते हुए कहा, और वैसे भी इन 30 किलोमीटर के अंदर इस ढाबे के अलावा कुछ भी नहीं है, तो रात में ट्रक वालों के लिए या सवारी गाड़ियों के खाने पीने की व्यवस्था के लिए किसी को तो रख छोड़ा होगा। शिवेंद्र ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। अमन और नीरज भी अब तक उठकर खड़े हो गए थे। चारों अलग अलग होकर ढाबे के आसपास देखने लगे कि शायद कोई नौकर हो जो सो रहा हो, पर काफी देर तक देखने के बाद भी उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता। शिवेंद्र और नीरज ढाबे के रसोई घर की तरफ जाते हैं और खाने के लिए सामान ढूंढने लगते हैं। नीरज तेज आवाज में कहता है, भाइयों, यहाँ कोई नौकर तो नहीं है, पर हमारी पेट पूजा के लिए सब्जी, आटा, मसाले और बाकी सभी कुछ मौजूद है। क्यों ना हम खुद ही कुछ बना लें? पर क्या यह सही होगा? मेरा मतलब, अगर कोई आसपास कहीं गया होगा या ढाबे के अंदर ही कहीं मौजूद होगा तो वो हमें चोर न समझ बैठे। शिवेंद्र ने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा। विक्रम थोड़े गुस्से के लहजे में बोला, तो क्या करें? यहां तो कोई दिखाई नहीं देता। अगर कोई होता तो हमारी आवाज का तो जवाब देता। मुझे नहीं लगता कि यहां कोई होगा। विक्रम और शिवेंद्र की बातों को सुनकर अमन ने समाधान निकालते हुए कहा, मेरे ख्याल में तो तुम दोनों की ही बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं। हम में से कोई 2 लोग खाने की तैयारी करेंगे और बाकी 2 लोग ढाबे के अंदर और बाहर अच्छे से देखेंगे। शायद कोई मिल जाए। अगर कोई मिल गया तो उसे सारी बात बताकर मदद मांग लेंगे, और अगर कोई नहीं मिला तो खाना खाकर सुबह तक आराम करेंगे और चलते समय सब्जी की टोकरी में कुछ रुपए रख देंगे। सभी ने सर हिलाकर अमन की बात का समर्थन किया, पर अब बात थी कि कौन रुककर खाना बनाएगा। इस बात का हल निकालते हुए नीरज ने सभी से कहा, मैं और शिवेंद्र खाना बनाने का काम करेंगे। वैसे भी अमन और विक्रम इस काम में कच्चे हैं, तो तुम दोनों जाकर ढाबे का मुआयना करो और देखो कि कोई हमारी मदद के लिए यहाँ है या सिर्फ हम चारों ही रात भर इस ढाबे की शोभा बढ़ाने वाले हैं। सभी नीरज की बात पर हंसते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। नीरज और शिवेंद्र खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं।
जबकि अमन और विक्रम मोबाइल की टॉर्च चालू कर पहले ढाबे के आसपास देखने के लिए निकल जाते हैं। ढाबा देखने में आम ढाबों की तरह ही था, पर यह दूसरे ढाबों से कहीं अधिक बड़ा और पुराना लगता था। यह तकरीबन 2 एकड़ के हिस्से में फैला हुआ था। सामने के भाग में 10 से 12 खाट पड़ी है, जो निश्चित ही वाहन चालकों के आराम करने के लिए होंगी। अंदर बरामदे पर 12 से 15 जोड़ी कुर्सी टेबल लगे हुए थे। ढाबे की वीरान और सुनसान जगह होने के बावजूद यहाँ किसी जंगली जानवर की आवाज तक नहीं है और न ही कोई अन्य हलचल महसूस हो रही थी। यह अजीब सा सन्नाटा राज और अमन को खटकने लगा। चारों तरफ अच्छे से देखने के बाद अमन और विक्रम ढाबे के अंदर बने कमरों को देखने का फैसला करते हैं। एक एक करके सारे कमरों को बारीकी से देखने के बाद वे एक कमरे के बाहर आकर ठिठक जाते हैं, क्योंकि इस कमरे के अंदर से हल्की रोशनी दरवाजे के नीचे से बाहर आ रही थी। दरवाजे से अगरबत्ती और कपूर की खुशबू को आसानी से सूंघा जा सकता था। अमन और विक्रम दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता। तब विक्रम अपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डालता है। दरवाजे को देखकर दोनों ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी और देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे इस दरवाजे को कई सालों से किसी ने नहीं खोला होगा, क्योंकि दरवाजे की कुंडी पर दीमक ने अपना घर बना लिया था। चारों तरफ मकड़ी के जाले इस तरह से लगे थे मानो उन्हें पता हो कि यहाँ कोई उन्हें हटाने वाला नहीं है। पूरा दरवाजा काले रंग का था और उसका ऊपरी भाग चौखट लाल रंग की है। दरवाजे पर 2 नागों की आकृति बनी हुई थी, जिसमें एक नाग का शरीर दरवाजे के एक पल्ले पर था और साथ वाले नाग को घेरते हुए उसका मुंह दरवाजे के दूसरे पल्ले पर था। इसी तरह दूसरा नाग भी दूसरे पल्ले पर था और उसका मुंह पहले पल्ले पर बना हुआ था। दरवाजे पर संस्कृत में पीले रंग से, शायद हल्दी से, कुछ लिखा हुआ था, अयम्स विकल्प का समाधि। चौखट के ऊपर जहां कुंडी लगी है वहां लिखा है अहम शयनम। शिवेंद्र उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। अमन उसे रोकता है, लेकिन शिवेंद्र की जिद और खुद के जिज्ञासु मन की वजह से अमन मान जाता है। अब दोनों ही जिज्ञासा बस अंदर देखने के लिए दरवाजा खोलते हैं और अंदर का दृश्य देखकर अमन एक हाथ से शिवेंद्र को आगे बढ़ने से रोकता है। कमरे के अंदर सिंदूर और हल्दी से एक अजीब सा चौक बना हुआ है। चौक के चारों ओर कुछ कुछ अंतराल से नींबू रखे हुए हैं। पास ही धूप और अगरबत्ती जल रही है और चौक के बीचों बीच एक बड़ा दीपक जल रहा था। देखने से ऐसा लग रहा है कि यह सारा उपक्रम किसी तांत्रिक क्रिया के लिए किया गया था, पर इस दरवाजे को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि कोई सालों से यहाँ आया होगा, और न ही इस कमरे में कोई दूसरा दरवाजा या खिड़की है। कमरे में एक बड़ी लोहे की आदमकद पेटी रखी थी, जिस पर सिंदूर से ओम का चिन्ह बना हुआ है। पूरे कमरे में बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, जिससे अमन और शिवेंद्र के दांत कटकटाने लगते हैं। पर यह आश्चर्य की बात थी कि कहीं कोई खिड़की नहीं थी और यह कमरा भी मुख्य दरवाजे से बहुत अंदर था। वैसे भी बाहर इतनी ठंड नहीं थी जितनी इस कमरे के अंदर महसूस हो रही थी। अमन को कमरे का माहौल सही नहीं लगता। वह शिवेंद्र से कुछ कहता, इससे पहले ही अचानक वहां जल रहा दीपक एकाएक फफक कर बुझ गया और अगरबत्ती की खुशबू की जगह अजीब सी सड़न जैसी गंध पूरे कमरे में फैलने लगी। एक तेज हवा के झोंके ने सिंदूर और हल्दी से बने चौक और पेटी पर बनी ओम की आकृति को मिटा दिया। अमन किसी अनहोनी की आशंका से शिवेंद्र का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा देता है। दरवाजे को यथावत लगाने के बाद दोनों बाहर की तरफ भागते हैं, जहां विक्रम और नीरज खाना बना रहे थे। नीरज इन दोनों को प्रश्नवाचक नजरों से देखते हुए पूछता है, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? कुछ नहीं, हम दौड़ रहे थे इस वजह से। अमन यह कहते हुए शिवेंद्र को चुप रहने का इशारा करता है। कोई मिला या नहीं भाई? विक्रम ने रोटी सेकते हुए पूछा। अमन ने माहौल को थोड़ा सामान्य करने के लिए शायराना अंदाज में उत्तर दिया, हमें वो मिला जो कमबख्त अब तक किसी को न मिला। पर क्या कहूं यारों, चाह थी जिसकी वो अब तलक न मिला। सभी अमन की शायरी सुनकर हंसने लगते हैं। कुछ देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है। चारों खाना खाकर सोने का सोचते हैं, पर नीरज कहता है कि सभी का एक साथ सोना सही नहीं होगा। हम सभी बारी बारी से जागकर रात में ध्यान रखेंगे कि कोई जंगली जानवर या कुछ और कोई दिक्कत न कर दे। सभी नीरज की बात मान जाते हैं। सबसे पहले नीरज ही पहरा देता है, बाकी तीनों सो जाते हैं। रात गहराते ही माहौल अजीब होने लगता है।
एक काला स्याह साया शिवेंद्र की खाट के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उसके तेजी से चक्कर लगाने और बार बार हाथ हिलाने की वजह से चूड़ी और पायल की आवाज भी आ रही थी, जिससे लगता है कि यह किसी औरत का साया है। पर तभी वह साया विक्रम के बिल्कुल ऊपर आकर मर्दाना आवाज में कहता है, तुम सड़ चुके हो, तुम्हारा शरीर सड़ रहा है। ठीक उसी समय विक्रम एक भारी भरकम मगर गंभीर आवाज सुनता है, जो उसके बिल्कुल पास ही आती जा रही है और बार बार उससे कह रही है, तूने मुझे जगाकर अच्छा नहीं किया। इधर अमन इन दोनों की इस दशा को देखकर और दोनों के पास मंडराते भूत को देखकर डर से कांप रहा था। अमन जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर नीरज दौड़कर उसकी खाट के पास पहुंच गया। शिवेंद्र और विक्रम भी अमन की आवाज सुनकर हड़बड़ाकर उठ गए। नीरज जब अमन को देखता है तो घबरा जाता है। अमन इस सर्दी में भी पसीने से तरबतर था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। वह अपने कानों को दोनों हाथों से जोर से बंद करने की कोशिश कर रहा था और उसकी आंखें खून जैसी लाल हो रही थीं, मानो उनमें कोई गहरा भय उतर आया हो। नीरज ने उसके कंधे पकड़कर उसे जोर से झकझोरा। अमन चौंक कर उठा और अपने अगल बगल इस तरह देखने लगा मानो किसी को ढूंढ रहा हो। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? नीरज ने अमन को देखते हुए पूछा। पर अमन को तो नीरज की आवाज सुनाई ही नहीं दी। उसके कानों में अब भी वही डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। तुम सड़ चुके हो, तुम्हारा शरीर सड़ रहा है, तूने मुझे जगाकर अच्छा नहीं किया। नीरज ने फिर से अमन को कंधे से पकड़कर झकझोरा। अमन ने एक नजर नीरज पर डाली और फिर अचानक दौड़ता हुआ शिवेंद्र और विक्रम की ओर लपका। लेकिन 2 कदम चलते ही वह धड़ाम से 2 खाटों के बीच गिर पड़ा। वह बार बार उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों ने जवाब दे दिया हो। इधर शिवेंद्र और विक्रम की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वे दोनों अपनी खाट पर जड़ होकर बैठे हुए थे, ऊपर की तरफ देखकर कांप रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि उन्होंने कुछ बेहद भयानक चीज देखी थी, जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। नीरज इन तीनों की हालत देखकर अंदर तक हिल गया, पर फिर भी उसने हिम्मत से काम लेते हुए अमन को खाट पर लिटाया, फिर विक्रम और शिवेंद्र को भी संभाल कर लिटा दिया। नीरज ने इन तीनों को इस तरह से लिटाया कि उनकी खाटें एक दूसरे के बिल्कुल पास थीं और नीरज उनके सामने बैठ गया। अमन जाग रहा था, पर उसे अब भी शिवेंद्र और विक्रम के ऊपर वो काले साए मंडराते हुए दिख रहे थे। ठीक उसी तरह शिवेंद्र और विक्रम भी जागते हुए उन स्याह परछाइयों को अपने ऊपर लटकते हुए मंडराते देख रहे थे। नीरज मंत्र मुग्ध सा इन तीनों को बस देखे जा रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे झकझोरा हो। वह तुरंत चेतन अवस्था में आया और तीनों के सिर के पास एक खाट पर आसन लगाकर बैठ गया। उसने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जब नीरज ने अपनी आंखें खोली तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब उसका सिर भारी नहीं हो रहा था और वहां फैली अजीब सी दुर्गंध की जगह एक मंद मंद खुशबूदार हवा बह रही थी। माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा शांत लग रहा था। नीरज खाट पर लेटकर आसमान की ओर देखने लगा और सोचने लगा कि आज बहुत दिनों बाद खुले आसमान के नीचे तारों को टिमटिमाते देखने का मौका मिला है। काफी देर बाद जब तीनों बिना किसी हलचल के लेटे रहे, नीरज धीरे से उठा और अमन के बैग से सिगरेट का पैकेट निकाला। उसने उसमें से एक सिगरेट निकाल ली। अमन और नीरज दिन में कभी कभी एक आध सिगरेट पी लिया करते थे। पहले पहल तो नीरज ने मेडिकल कॉलेज में अपने सीनियर्स के जोर देने पर सिगरेट पी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे यह शौक बन गया। अब भी वह केवल तभी सिगरेट पीता था जब अमन के साथ होता। नीरज सिगरेट सुलगाकर उसे होठों में दबाए टहलने लगा। वह एक के बाद एक कई बड़े कश लेकर सड़क की ओर देख रहा था। सड़क इस समय भी किसी विधवा की मांग की तरह सूनी पड़ी थी। माहौल में मालबोरो क्लोव, सिगरेट की लौंग जैसी मादक खुशबू फैल गई। तभी नीरज को किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। वह एक मालवाहक ट्राला था जो तेजी से वहां से गुजर गया। कल रात से पहली बार उसने किसी गाड़ी को उस सड़क से निकलते हुए देखा था। नीरज ने एक नजर अपनी बाईं कलाई पर बंधी घड़ी पर डाली। घड़ी की सुइयां सुबह के 5 बजने का संकेत दे रही थीं। उसने सोचा कि अब तीनों को उठा देना चाहिए और जल्द से जल्द यहां से निकलने का प्रबंध करना चाहिए। यही सोचकर वह उन तीनों को जगाने के लिए उनकी खाट के पास गया। अमन, शिवेंद्र और विक्रम भी अब तक जाग चुके थे, क्योंकि ट्राले की आवाज ने उन्हें पहले ही जगा दिया था। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या पेट्रोल की थी, क्योंकि कल रात उनकी दोनों गाड़ियों
टांका का पेट्रोल खत्म हो चुका था। चारों को यहाँ और देर रुकना ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा कि रात की तरह ही गाड़ियों को धक्का लगाकर किसी पेट्रोल पंप तक पहुंचा जाए। अपने वादे के मुताबिक उन्होंने सब्जी की टोकरी में कुछ रुपए रखे और गाड़ी की ओर बढ़ गए। गाड़ी को सीधा करते समय शिवेंद्र ने पेट्रोल टैंक से हल्की आवाज सुनी। जिज्ञासावश उसने टैंक खोलकर देखा तो वह पेट्रोल से भरा हुआ था। उसने प्रश्नवाचक निगाहों से नीरज की ओर देखा तो नीरज का भी यही हाल था। उसकी गाड़ी का टैंक भी पेट्रोल से लबालब भरा हुआ था, पर उनमें से कोई कुछ नहीं बोला। नीरज ने चुपचाप इग्निशन में चाबी लगाई और हमेशा की तरह गाड़ी हाफ किक में ही डरर डरर की आवाज के साथ चालू हो गई। चारों ने एक दूसरे को एक अजीब नजरों से देखा, लेकिन बिना कोई सवाल किए वे अपनी गाड़ियां उठाकर वहां से निकल गए। अपने रूम पर पहुंचकर सब ने खुद को फ्रेश किया और अपने अपने काम में लग गए। नीरज क्योंकि रात भर सो नहीं पाया था तो उसने कुछ नाश्ता करके सोने का सोचा। बाकी सब भी नाश्ता करके अपने तयशुदा कामों में लग गए। चारों में एक चीज समान थी, अभी तक किसी ने भी रात की किसी घटना के बारे में एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। शाम के करीब 4 बजे नीरज की नींद खुली। उसने उठकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। बाहर जाकर बालकनी में देखा तो वहां अमन बैठकर कुछ पढ़ रहा था। उसके एक हाथ में उसकी पसंदीदा मालबोरो सुलग रही थी। अमन ने नीरज को देखा और बिना कुछ कहे सिगरेट उसकी ओर बढ़ा दी। नीरज ने 2-3 कश लेकर सिगरेट वापस कर दी और फिर बाथरूम की तरफ चला गया। रात के लगभग 11 बज रहे थे। चारों हॉल में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। तभी शिवेंद्र ने किताब बंद की और सोने चला गया। उसके पीछे पीछे विक्रम भी चला गया। अमन और नीरज क्योंकि दिन में सो चुके थे इसलिए उनकी आंखों से नींद अभी दूर थी। तकरीबन 1 घंटे बाद शिवेंद्र अचानक वापस आया और किताब खोलकर बैठ गया। वह हल्की आवाज में बुदबुदाते हुए पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी आवाज तेज होने लगी। अमन और नीरज चौंक गए। अब शिवेंद्र किताब को अपने सामने रखकर जोर जोर से कह रहा था, तुम सड़ चुके हो, तुम्हारा शरीर सड़ रहा है। अचानक शिवेंद्र उठकर खड़ा हो गया और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना बहुत ही भयानक था, मानो बहुत से चमगादड़ एक साथ आवाज कर रहे हों। अब तक अमन और नीरज दोनों ही अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले थे। अमन शिवेंद्र के हालात देखकर गहरे सदमे में था, पर फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया और शिवेंद्र से पूछा, क्या हुआ तुझे भाई? शिवेंद्र उसी भयानक आवाज में रोता रहा। अमन की बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अमन ने एक बार फिर शिवेंद्र से वही सवाल पूछा। इस बार शिवेंद्र का रुदन बंद हो गया। उसने घूर कर अमन की तरफ देखा और खरखराहट से भरी हुई आवाज में बोला, तू देख नहीं रहा है, तुझे मैं शिवेंद्र दिखाई देता हूं। अमन उसकी बात सुनकर शांत नहीं हुआ। वह फिर बोला, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? अमन की बात सुनकर उसने कुछ नहीं कहा, बस अमन को घूरता रहा। अमन ने फिर पूछा, यहां क्यों आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? शिवेंद्र ने अमन की बात का कोई जवाब दिए बिना कमरे में चहलकदमी करना शुरू कर दिया। उसके चलने से पायल की आवाज आ रही थी और चलते वक्त हाथ हिलाने से चूड़ियों की आवाज भी आ रही थी। अमन और नीरज समझ नहीं पा रहे थे कि यह कौन है जो चूड़ी और पायल पहने हुए हैं, पर बोलने की आवाज मर्दों जैसी है। लेकिन एक बात तो दोनों ने बहुत अच्छे से समझ ली थी कि इस समय शिवेंद्र पर कोई भूत का कब्जा है। शिवेंद्र काफी देर तक कमरे में टहलता रहा, फिर वहीं बैठ गया जहां पहले बैठा था। वह एक बार फिर जोर जोर से रोने लगा। इस बार उसकी आवाज बहुत तेज थी। उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के कुत्तों ने भी रोना शुरू कर दिया। माहौल बहुत ही भयानक हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मोहल्ले के सभी लोग या तो मर चुके हैं या बेहोश हैं, क्योंकि इतनी तेज आवाजों को सुनकर भी अभी तक न कोई जागा और न ही किसी के घर से कोई आवाज आई। कुत्ते अपनी विशेष शक्ति की वजह से भूत प्रेत की उपस्थिति महसूस कर लेते हैं और भौंकने लगते हैं, पर जाने कैसे उस भयानक और चमगादड़ जैसी रोने की आवाज को सुनकर विक्रम की नींद खुल गई और वह हॉल में आ गया। यहां आने के बाद सबसे पहले उसकी नजर शिवेंद्र पर गई, जो जोर जोर से रो रहा था। विक्रम को उसकी हालत देखकर समझने में देर नहीं लगी कि वह भूत प्रेत से बाधित है। फिर उसकी नजर अमन और नीरज पर पड़ी। उन दोनों के चेहरे फक्क पीले पड़े हुए थे, उनके हाथ पैर कांप रहे थे। अमन और नीरज में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वे अपना सिर उठाकर शिवेंद्र में आ रहे बदलाव को देख सकें। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके शिवेंद्र को देख रहा था।
उसके हाथ किसी तांत्रिक की तरह मुद्रा में थे। आंखों के नीचे काजल जैसी कालिक थी, होंठ लाल सुर्ख और चेहरा दमकता हुआ था। विक्रम ने उसके पास टंगे ब्लैक बोर्ड के नीचे पड़ी एक चौक को उठा लिया और फिर अमन और नीरज के चारों ओर एक घेरा बना दिया। अब तक अमन और नीरज अपने आप को संभाल चुके थे। वे विक्रम को आश्चर्य से देख रहे थे, पर कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि विक्रम का डील डोल और हाव भाव बहुत ही अजीब लग रहा था। विक्रम घेरा बनाकर वहां से उछला और एक ही छलांग में न सिर्फ शिवेंद्र के पास पहुंच गया, बल्कि शिवेंद्र कुछ समझ पाता उसके पहले ही उसने शिवेंद्र के चारों ओर भी एक घेरा बना दिया। फिर बोला, देख शैतान, देख, मैंने तुझे अब अपनी तांत्रिक शक्ति से कैद कर लिया है। अब तू या तो इस लड़के को छोड़ दे या मैं तुझे हमेशा के लिए काले तिलिस्म में कैद कर दूं। तू बता, तुझे क्या मंजूर है? शिवेंद्र सहमा हुआ उस घेरे में कैद था। अपनी वास्तविक स्थिति को देखकर उसी चमगादड़ जैसी आवाज में बोला, तू मुझे कुछ देर तक बांध कर जरूर रख सकता है, पर तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। विक्रम को शिवेंद्र की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और वह आसमान की ओर दोनों हाथ उठाकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए शिवेंद्र के सिर पर अपना हाथ रख देता है। धीरे धीरे मंत्रों की आवाज तेज होने लगती है और इसके साथ साथ शिवेंद्र की छटपटाहट भी बढ़ जाती है। फिर शिवेंद्र बेहोश होकर घेरे में ही गिर जाता है। विक्रम शिवेंद्र को उसी हालत में छोड़कर अमन और नीरज को देखते हुए कहता है, शैतान कुछ समय के लिए गया है, पर वह फिर वापस आएगा। जैसे तुमने मुझे जगाया है, वैसे ही तुम लोगों ने अपनी गलती से इसे भी जगा दिया है। अब यह इतनी आसानी से तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। अमन और नीरज शिवेंद्र और विक्रम को देख रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि शिवेंद्र के अंदर का शैतान कौन था और विक्रम के अंदर जो शक्ति है वह उनके लिए सही है या नहीं। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई। कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अमन ने कांपते हुए दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दस्तक की आवाज अब और भयानक हो गई थी, जैसे कोई गुस्से में दरवाजा पीट रहा हो। नीरज ने कांपती आवाज में कहा, क्या क्या कोई बाहर है? कोई जवाब नहीं आया, बस दस्तक और तेज हो गई। विक्रम आगे बढ़ा और झटके से दरवाजा खोल दिया, पर बाहर कोई नहीं था। लेकिन एक चीज थी, फर्श पर सिंदूर से बनी एक रहस्यमयी आकृति और उसके बीचों बीच एक पुरानी जली हुई चूड़ियों का जोड़ा रखा हुआ था। तभी कमरे की सारी लाइटें अचानक बुझ गईं और एक डरावनी फुसफुसाहट गूंज उठी। तुमने मुझे जगाया, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नीरज यह सब देखकर घबरा गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसने कांपते हुए अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की और अमन और विक्रम की ओर देखा। दोनों अब भी दरवाजे पर जमी सिंदूर की आकृति को घूर रहे थे और उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। नीरज को अब एक पल भी वहां रुकना ठीक नहीं लग रहा था। वह किसी को कुछ कहे बिना ही तुरंत कमरे से बाहर निकल गया और सीधे शिवेंद्र के पेरेंट्स को कॉल लगा दिया। फोन की घंटी बजी और कुछ सेकंड बाद कॉल रिसीव हुई। हेलो नीरज बेटा, इतनी रात को कॉल किया, सब ठीक तो है ना? शिवेंद्र की मां की चिंतित आवाज आई। आंटी, नीरज की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता कि आपको यह सब कैसे बताऊं, लेकिन शिवेंद्र की हालत ठीक नहीं लग रही। वो कुछ अजीब हरकतें कर रहा है और हम सब बहुत डर गए हैं। अजीब हरकतें? बेटा साफ साफ बताओ, क्या हुआ है मेरे बेटे को? अब आवाज में घबराहट और बढ़ गई थी। नीरज ने जितना हो सका उतना सब कुछ शिवेंद्र के माता पिता को बता दिया। रात का भूतिया ढाबा, शिवेंद्र का अचानक बदलना, उसका भूत जैसी आवाज में बोलना और अभी अभी जो अजीब घटनाएं हुई थीं। ये सब सुनकर शिवेंद्र के पेरेंट्स पूरी तरह से चिंता में पड़ गए। उसकी मां की आवाज कांप रही थी, नीरज बेटा, हम अभी के अभी वहां आ रहे हैं, हमें अपने बेटे से मिलना है। फोन कटते ही नीरज ने गहरी सांस ली और अमन और विक्रम की ओर देखा। शिवेंद्र के मम्मी पापा आ रहे हैं। कमरे में फैला सन्नाटा अजीब सी बेचैनी बढ़ा। शिवेंद्र के उसके शरीर से हल्की भाप जैसी कोई चीज उठती दिख रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति अभी भी उसके आसपास मंडरा रही हो। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। शिवेंद्र के पेरेंट्स आ गए, नीरज ने कहा और दरवाजा खोला। बाहर शिवेंद्र की मां और पापा खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। शिवेंद्र कहाँ है? उसकी मां घबराई हुई आवाज में बोली। नीरज ने कांपते हुए अंदर की ओर इशारा किया। आंटी, वो कुछ ठीक नहीं लग रहा।
शिवेंद्र की मां कमरे के अंदर दौड़ पड़ी। जैसे ही उनकी नजर अपने बेटे पर पड़ी, उनकी आंखें भर आईं। शिवेंद्र, उन्होंने पुकारा, लेकिन शिवेंद्र की आंखें अब भी लाल चमक रही थीं। तभी शिवेंद्र की मां ने अपने पति की ओर देखा और घबराते हुए कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? शिवेंद्र के पापा कुछ पल तक चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, मैं एक बाबा को जानता हूं जो इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अब जो होगा वही तय करेंगे। उन्होंने तुरंत अपने फोन से बाबा को कॉल लगाया। फोन कुछ देर तक बजता रहा, फिर एक भारी धीमी आवाज आई, मैं जानता था कि तुम मुझे फोन करोगे। शिवेंद्र के पापा ने कांपते हुए जवाब दिया, बाबा, हमें आपकी मदद की जरूरत है। मेरा बेटा, उस पर किसी बुरी शक्ति का साया है। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। कुछ पल के लिए दूसरी ओर से खामोशी छा गई। फिर बाबा की गहरी आवाज आई, तुम लोग किसी ढाबे पर रुके थे, है ना? यह सुनते ही अमन, नीरज, विक्रम और शिवेंद्र के माता पिता स्तब्ध रह गए। बाबा, आपको कैसे पता? नीरज की आवाज में भय साफ झलक रहा था। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे पहले ही आभास हो गया था, जो कुछ भी हुआ है वह सामान्य नहीं था। तुम लोगों ने उस ढाबे में कुछ ऐसा देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, और अब वह चीज तुम्हारे साथ चली आई है। बाबा, आप जल्दी आइए, शिवेंद्र के पापा ने घबराते हुए कहा। मैं आ रहा हूं, लेकिन याद रखना, जो भी हो तब तक किसी को भी शिवेंद्र के पास अकेला मत छोड़ना। करीब आधे घंटे बाद बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। दरवाजा खुला और एक लंबा सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति अंदर आया। उन्होंने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी और उनके हाथ में तांबे का एक छोटा सा कलश था। उनकी आंखें गहरी थीं, मानो उन्होंने किसी और ही दुनिया को देख लिया हो। बाबा ने कमरे के अंदर कदम रखा और चारों दोस्तों को देखकर ठहर गए। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उनकी गहरी आवाज ने पूरे माहौल को और रहस्यमयी बना दिया। बाबा, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। शिवेंद्र की मां उनके पैरों में गिर गईं और रोते हुए बोली, कुछ भी कीजिए बाबा, लेकिन मेरे बेटे को वापस ले आइए। बाबा ने उन्हें उठाया और बोले, डरो मत माता, मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब हुआ कैसे। बाबा ने सबको अपनी ओर देखने का इशारा किया और बोलना शुरू किया। जिस ढाबे पर तुम लोग रुके थे वह कोई आम जगह नहीं थी। वहां सालों पहले एक औरत की निर्मम हत्या हुई थी। वह एक विधवा थी जो अकेले वहां रहती थी। लोगों ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाया और उसे जिंदा जला दिया। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया कि जो भी उस जगह पर रुकेगा उसकी आत्मा चैन से नहीं रहेगी। उसके मरने के बाद से जो भी रात के समय उस ढाबे पर रुका, उसने अजीब घटनाओं का सामना किया। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ लोगों ने खुदकुशी कर ली और कुछ अब तक लापता हैं। बाबा आगे बोले, उस आत्मा को एक नया शरीर चाहिए था और तुम लोगों में से किसी एक को उसने चुना। सभी की नजरें बेहोश पड़े शिवेंद्र पर चली गईं। बाबा ने कहा, यह आत्मा अब पूरी तरह इसे अपना घर बना चुकी है। इसे बाहर निकालना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने देर की तो शिवेंद्र हमेशा के लिए इस आत्मा के नियंत्रण में चला जाएगा। बाबा ने जल्दी से अपनी झोली से एक मुट्ठी भभूत निकाली और उसे शिवेंद्र के ऊपर फेंकते हुए जोर से बोले, ओम नमो भगवते रुद्राय। तभी शिवेंद्र ने जोर से चीख मारी। उसका शरीर हवा में उठ गया और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसके मुंह से भयानक आवाजें निकलने लगीं, मानो कोई और ही भाषा में कुछ कह रहा हो। कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। अब यह आत्मा पूरी ताकत से विरोध करेगी, बाबा ने कहा। उन्होंने जल्दी से तांबे का कलश खोला और उसमें से गंगा जल शिवेंद्र के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही गंगा जल उसके माथे पर पड़ा, उसने जोर जोर से छटपटाना शुरू कर दिया। बाबा ने जमीन पर एक यंत्र बनाया और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगे, ओम क्लीं चामुंडाय विच्छे। कमरे के कोनों से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं, जो धीरे धीरे उस यंत्र में समाने लगीं। बस कुछ ही पल और बाबा ने मंत्र जारी रखा। फिर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ वह काली छाया कमरे से गायब हो गई। कमरा शांत हो गया। शिवेंद्र धीरे धीरे जमीन पर आ गिरा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई लाल या सफेद चमक नहीं थी। बाबा ने उसकी नब्ज टटोली और सिर हिलाते हुए कहा, अब यह ठीक है। शिवेंद्र की मां ने उसे जोर से गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी।
बाबा ने सबकी ओर देखा और कहा, अब तुम लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी होगी। ऐसी जगहों पर जाने से पहले सोचो, वहां की चीजों को छेड़ो मत। और सबसे जरूरी बात, जहां तुम्हारा स्वागत ना हो वहां कभी ना रुको। तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि यह आत्मा कमजोर थी, लेकिन अगली बार हो सकता है तुम इतना भाग्यशाली न रहो। सभी ने सिर हिलाया और बाबा के पैर छूकर आभार जताया। अगली सुबह सभी ने राहत की सांस ली। शिवेंद्र अब पूरी तरह सामान्य था, लेकिन उसने अब भी पिछली रात की कोई बात याद नहीं थी। अब यह सब खत्म हो गया है ना? नीरज ने बाबा से पूछा। बाबा ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ खत्म तो हो गया, लेकिन याद रखना, जो एक बार जाग चुका है वो फिर भी कभी कभी लौट सकता है। सबने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह सच में खत्म हो गया था या फिर अभी कुछ बाकी था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें